नमस्कार दोस्तों, हिंदी से प्रगति चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम शब्द शक्ति को पढ़ने वाले हैं। एलटी के सिलेबस में जो दिया गया है शब्द शक्ति, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। देखिए, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है और उनके क्या क्या उदाहरण होते हैं, उनके माध्यम से हम शब्द शक्तियों को विस्तार से जानेंगे। वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहिए और शब्द शक्तियों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कीजिए। मित्रों, बिना देरी किए हुए हम शब्द शक्तियों के बारे में चलते हैं। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। पहली है अभिधा, दूसरी है लक्षणा और तीसरी है व्यंजना। देखिए, शब्द में बहुत शक्ति होती है। अब वो किस प्रकार से होती है, इसको हम पढ़ेंगे। किसी भी कथन में शब्द और अर्थ का होना अनिवार्य होता है। यदि शब्द होगा तो उसका कोई न कोई अर्थ होता है, और शब्दविहीन अर्थ और अर्थविहीन शब्द की कल्पना साहित्य में नहीं की जा सकती। अर्थात शब्द के बिना अर्थ और अर्थ के बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती। सार्थक शब्दों द्वारा ही साहित्यकार अपने विचारों, भावनाओं, कल्पनाओं, अनुभूतियों को वाणी देता है। जब तक कोई शब्द सार्थक रूप में नहीं होगा, तब तक वह एक सही शब्द की श्रेणी में नहीं आएगा। संसार का प्रत्येक कार्य किसी न किसी शक्ति के द्वारा संपन्न होता है। यह विज्ञान का अटल नियम है। देखिए, संसार का प्रत्येक कार्य किसी न किसी शक्ति के द्वारा, यह विज्ञान का अटल नियम है। जिस प्रकार से शब्द की शक्तियाँ होती हैं, उसी प्रकार से संसार का प्रत्येक कार्य किसी न किसी आधार को लेकर चलता है। इसी नियम के अनुसार शब्द भी अपना कार्य, अर्थात अर्थ देने का कार्य, जिस शक्ति के द्वारा संपादित करता है, उस अर्थबोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहा जाता है। देखिए, कहा गया है शब्द भी अपना कार्य, अर्थात अर्थ देने वाला जो कार्य है, जिस शक्ति के द्वारा संपादित करती है, चाहे वह शक्ति अभिधा हो, चाहे वो लक्षणा हो, चाहे व्यंजना हो, जिस रूप में भी वो अपनी शक्ति प्रेषित करेगी, उसे हम शब्द शक्ति की श्रेणी में रखेंगे। शब्द शक्तियों की परिभाषा के बारे में संस्कृत काव्य शास्त्रियों ने कहा है कि शब्दार्थ संबंध शक्ति कहकर शब्द शक्ति को परिभाषित किया है। इसके अनुसार शब्द के जिस व्यापार से इसके किसी अर्थ का बोध होता है, उसे शब्द शक्ति कहते हैं। हिंदी में भी शब्द शक्ति की परिभाषा कुछ इस तरह दिखाई देती है। वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द के अर्थबोधक व्यापार के मूल कारण को शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे सूर्य अस्त हो गया है, एक वाक्य है। अब इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसका सामान्य अर्थ है, जो सूर्य सुबह उदय हुआ है वह अब डूब गया है। संध्या काल में कुछ लोग विशेष प्रकार के कार्य के आदी होते हैं। जैसे किसान, मजदूर खेत में काम बंद करते हैं, तो कुछ लोग संध्या समय पूजा वंदना करते हैं। अतः इस वाक्य का अर्थ अपनी सुविधा, रुचि और क्रिया व्यापार के अनुसार लगाया जाता है कि अब काम बंद करना चाहिए, अब संध्या वंदना या आरती करनी चाहिए, अब सैर करनी चाहिए, या फिर संध्या हो जाने के कारण अंधेरा हो गया है, अब दीप आदि प्रकाश की व्यवस्था करनी चाहिए। अब सामान्य अर्थ में देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि सूर्य अस्त हो गया, अर्थात सूर्य सुबह उदय होता है, वह डूब गया है। लेकिन इसी को हम दूसरी शक्ति के द्वारा अगर हम सोचें तो हम यह अर्थ लगा सकते हैं कि देखिए, संध्या, सूर्य अस्त हो गया है, इसका मतलब संध्या होगी है, पूजा वंदना करना चाहिए या अन्य अन्य कार्य करने चाहिए। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि एक ही शब्द समूह या वाक्य अनेक प्रकार के अर्थ अभिव्यक्त करने की क्षमता रखते हैं। एक ही वाक्य में यहाँ 3 भिन्न अर्थों को भी ग्रहण किया गया है। एक सामान्य शब्दवाचक अर्थ, जैसे हमने कहा सूर्य अस्त हो गया है, इससे यह ज्ञात होता है कि सूर्य सुबह उदय हुआ होगा, अब वह डूब रहा है, अर्थात वह अस्त हो रहा है ना। और एक ही वाक्य में यहाँ 3 भिन्न अर्थों को ग्रहण किया गया है। एक सामान्य शब्दवाचक अर्थ, दूसरा लक्षणों से प्रकट होने वाला अर्थ, तीसरा विभिन्न रुचियों से संयत क्रिया व्यापारों को व्यक्त करने वाला अर्थ, जिसे हम व्यंजना कहते हैं। जैसे हमने कहा सूर्य अस्त हो गया है, इससे यह तात्पर्य हुआ कि भाई अब संध्या वंदना करनी चाहिए, अर्थात दिया आदि प्रकाश की व्यवस्था करनी चाहिए। तो यह व्यंजना के अर्थ में प्रयोग होता है। ठीक है। उसके बाद शब्द शक्ति के भेद।
भारतीय चिंतन परंपरा में शब्द शक्ति का बड़ा वैज्ञानिक विवेचन किया गया है। संस्कृत आचार्यों ने शब्द शक्ति के प्रमुखतः 3 भेद माने हैं। यह पूछा जा सकता है कि शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, तो आपको बताना है कि 3 प्रकार की होती है। पहली है अभिधा, दूसरी है लक्षणा, तीसरी है व्यंजना। इन शक्तियों के अनुसार शब्द और अर्थ 3 तरह के होते हैं। देखिए, सबसे पहला जो शब्द है वह वाचक है, और दूसरा है लक्ष्यक, और तीसरा है व्यंजक। उसी को हम अर्थों की श्रेणी में रखेंगे तो वाचक का वाच्यार्थ बन जाएगा, और लक्ष्यक का लक्ष्यार्थ बन जाएगा, और व्यंजक का व्यंग्यार्थ अर्थ बन जाएगा। आपने देखा कि 3 शब्द वाचक, लक्ष्यक और व्यंजक, और 3 शब्द शक्तियाँ अर्थात अर्थ, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। इन 3 शब्द शक्तियों को संक्षिप्त रूप में निम्न अनुसार देखा जा सकता है। सबसे पहली शब्द शक्ति है अभिधा शब्द शक्ति। शब्द शक्ति में सबसे पहला स्थान अभिधा का है। अभिधा वह शक्ति है जिससे मुख्य अर्थ का बोध होता है। यह कह सकते हैं कि अभिधा से तात्पर्य है किसी बात को सीधे और सपाट शब्दों में कह देना, उसका सीधा अर्थ ग्रहण कर लेना। इस व्यक्त अर्थ को सांकेतिक अर्थ भी कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है कि सांकेतिक अर्थ देने वाली शब्द शक्ति कौन सी है, तो आप कह सकते हैं कि अभिधा शब्द शक्ति है। मुख्य प्रथम अर्थ का बोध कराने के कारण अभिधा को मुख्य अग्रिमा भी कहा जाता है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी शब्द शक्ति को मुख्य अथवा अग्रिमा कहा जाता है, तो उत्तर होगा अभिधा। जिस शब्द से मुख्य अर्थ का बोध होता है वह शब्दवाचक शब्द कहलाता है। अर्थात हम पुनः कह रहे हैं कि अभिधा शब्द शक्ति से तात्पर्य है कि अपनी बात को सीधे और सपाट शब्दों में कह लेना। उसका जो श्रोता है, उस शब्द को सुनने वाला, वह उसका अर्थ सीधे अर्थ में ग्रहण कर ले, उसे हम सामान्यतः अभिधा शब्द शक्ति कह सकते हैं। उससे निकलने वाला अर्थ वाच्यार्थ या मुख्यार्थ कहलाता है। अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ या सांकेतिक वाच्यार्थ का ज्ञान कराने वाले साधन हैं, जैसे व्याकरण, व्यवहार या बोलचाल, कोश, उपमान, वाक्य विशेष, वितरण, व्याख्या आदि। इन्हीं उपकरणों की सहायता से हम किसी शब्द का सामान्य वाच्यार्थ ग्रहण करने में सक्षम हो पाते हैं। यहाँ प्रायः शब्दों का सांकेतिक एवं निश्चित पूर्व निर्धारण अर्थ ही ग्रहण किया जाता है। जैसे कमल का अर्थ एक जाति का पुष्प ही है। उदाहरण के माध्यम से हम अभिधा शब्द शक्ति को भली भांति समझ रहे होंगे। गधा शब्द का अर्थ पशु जाति के प्राणी से है। हम बार बार कह चुके हैं कि यह शब्द शक्ति का तात्पर्य होता है कि सीधा और सपाट अर्थ ग्रहण किया जाए। जैसे हमने कमल कहा तो कमल से तात्पर्य केवल पुष्प के लिए है, और उसी प्रकार गधा शब्द का अर्थ पशु जाति के प्राणी से है, तो पुस्तक पढ़ने के काम आने वाली वस्तु विशेष है। इस बात को छोटे से उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे हम कह सकते हैं कि मोती बड़ा नटखट लड़का है। अब इसका सीधा और सपाट अर्थ है कि मोती जो है एक नटखट लड़का है, इसका कोई अन्य अर्थ नहीं होगा। आजकल मोती बड़े सस्ते हो गए हैं, अब इसका दूसरा अर्थ निकल रहा है। और तीसरा है मोती रात में बहुत भौंकता है, ये इसका तीसरा अर्थ है। ठीक है, चलिए इन तीनों वाक्यों में प्रथम में मोती व्यक्ति विशेष का नाम है, जिसे हम अभिधा शब्द शक्ति की श्रेणी में रख रहे हैं। दूसरे में बहुमूल्य पदार्थ है। अब वही मोती जो व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग हो रहा था, तो दूसरे में वह बहुमूल्य मोती जो है बहुमूल्य पदार्थ के लिए प्रयोग में आ रहा है। तो तीसरे में पशु विशेष के लिए वह मोती शब्द प्रयोग में आ रहा है। मोती के इन तीनों अर्थ वाक्य में उसके निकट प्रस्तुत अन्य शब्द से जाने जा गए हैं। अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा जिन शब्दों का अर्थ बोध होता है वे 3 प्रकार के होते हैं। इसी आधार पर अभिधा के 3 भेद माने गए हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पंक्ति है कि अभिधा के 3 भेद हैं। पहला है योग अभिधा, दूसरा है रूढ़ि अभिधा, तीसरा है योग रूढ़ अभिधा। उसके बाद दूसरी शब्द शक्ति है लक्षणा शब्द शक्ति। अब लक्षणा शब्द शक्ति को हम समझ सकते हैं कि जब काव्य में प्रयुक्त किसी शब्द के मुख्यार्थ या वाच्यार्थ के ग्रहण कर पाने में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित हो, व्याकरण कोश से प्राप्त होने वाले अर्थ के स्थान पर किसी अन्य अर्थ को ग्रहण करने की आवश्यकता प्रतीत हो, तो लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग होता है। यह मान सकते हैं कि जब हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं तो वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग
किया जाता है। जैसे नाकों चने चबाना। अब नाक से कोई चने तो चबा नहीं सकता, लेकिन मुहावरे के रूप में जब हम किसी बात को कहते हैं तो वह शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति की श्रेणी में आता है। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा देते हुए संस्कृत के आचार्य मानते हैं, मुख्यार्थ में उपस्थित होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन से मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। इसे समझने के लिए लक्षणा के मुख्यतः 3 लक्षण निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहला है जब मुख्यार्थ में बाधा होती है। जैसे हमने कहा कि नाकों चने चबाना, तो मुख्यार्थ में बाधा है। मुख्यार्थ से तात्पर्य है वाच्यार्थ या अभिधेयार्थ। जहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है वहाँ वाच्यार्थ या अभिधेयार्थ लागू नहीं होता है, अर्थात वाच्यार्थ से तात्पर्य है कहीं भी बात का सीधा अर्थ। उदाहरण के लिए यदि किसी को कहा जाए कि वह उल्लू है, तो यहाँ उल्लू का सामान्य अर्थ लागू नहीं होगा, क्योंकि उल्लू का सामान्य अर्थ पक्षी के लिए है, लेकिन यहाँ उल्लू का तात्पर्य होगा मूर्ख व्यक्ति के लिए। लक्षण का दूसरा अर्थ यह है कि वह भिन्न अर्थ जो कि लागू होता है बिल्कुल ऊपर से थोपा हुआ भी नहीं होना चाहिए, उसका वाच्यार्थ से कोई न कोई संबद्ध होना चाहिए। जैसे उपर्युक्त उदाहरण के अनुरूप सामान्यतः उल्लू को मूर्ख ही समझा जाता है। इस संबंध में उल्लू का अर्थ हुआ मूर्ख मनुष्य। अब उल्लू, किसी व्यक्ति को यदि उल्लू कहा जाए उसका सीधा अर्थ तो नहीं हो सकता। अब उल्लू का मतलब मूर्ख है, तो हम यह कह सकते हैं कि यह व्यक्ति मूर्ख है, ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन कह दिया कि यह व्यक्ति उल्लू है। तो हो क्या रहा है, मुख्यार्थ का बाद हो रहा है और मुख्यार्थ से जो तात्पर्य है वो वाच्यार्थ से। अब कहने का जो अर्थ है उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है, उसका कोई अन्य अर्थ प्रकट हो रहा है, उसे हम लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। लक्षणा में भिन्न अर्थ का प्रयोग 2 कारणों से होता है। महत्वपूर्ण पंक्ति है, एक तो रूढ़ि या परंपरा निर्वहन के कारण या फिर किसी विशेष प्रयोजन से। लक्षणा में भिन्न अर्थ का प्रयोग 2 कारणों से होता है कि लक्षणा में जब अर्थ में भिन्नता आती है, सीधा अर्थ जब नहीं आता है लक्षणा का, तो 2 कारण होते हैं। एक तो होता है रूढ़ि अर्थात रूढ़ अर्थात एक प्रसिद्ध अर्थ के कारण, या दूसरा है विशेष प्रयोजन के लिए। उदाहरण के लिए जंगल जाना, नित्य कर्म, हरिजन आदि शब्द परंपरा निर्वहन को सूचित करते हैं, तो गरीब की लुटिया, चरण सेवक विशेष प्रयोजन को प्रकट करते हैं। ठीक है, आगे है, जैसे वह चौकन्ना का सामान्य अर्थ है 4 कानों वाला, पर 4 कान तो किसी के होते नहीं, अतः अर्थ होगा 4 कानों में जितनी श्रवण शक्ति होती है उतनी अकेले में आ जाना। अब आप देख रहे हैं कि लक्षणा शब्द शक्ति में किसी भी कथन का सीधा अर्थ न लेते हुए मुहावरे के रूप में उसका अर्थ ग्रहण किया जा रहा है, तो आप मान सकते हैं कि लक्षणा शब्द शक्ति के अनुसार अर्थ हुआ जो चारों ओर से सावधान हो, चौकन्ना, है ना। जैसे कहा जा रहा है, दूसरा उदाहरण, वह गधा है। यह कहने मात्र से गधे जैसे कान, पूंछ नहीं देखे जाएंगे, बल्कि गधे जैसे गुण लक्षण खोजे जाएंगे। मूर्खता और ठिठाई गधे के स्वभावगत लक्षण है। इसी अर्थ में मनुष्य के लिए भी यह शब्द प्रयुक्त होता है कि यह गधा है। अब गधा कहने से यह तात्पर्य नहीं है कि उसके कान, पूंछ इत्यादि शारीरिक बनावट पशुता की तरफ है, ऐसा नहीं है। तो उससे यह अर्थ है कि उसको वह स्वभावगत गधे के रूप में है। रूढ़ि और प्रयोजन की दृष्टि से लक्षणा के 2 भेद माने गए हैं। जैसे कि आपने अभिधा के 3 भेद पढ़े, अब लक्षणा के 2 भेद माने जाते हैं। पहला है रूढ़ि लक्षण और प्रयोजनवती लक्षणा। इनके भी अन्य उपभेद देखे जा सकते हैं। उसके बाद तीसरी शब्द शक्ति है व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजन शब्द का अर्थ हुआ विशेष प्रकार का अंजन, अर्थात माफ कीजिएगा मिसप्रिंट है व्यंजन। अब आंख में लगा हुआ अंजन, माफ कीजिएगा यह अंजन के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। व्यंजन शब्द का अर्थ हुआ विशेष प्रकार का अंजन। आंख में लगा हुआ अंजन जिस प्रकार दृष्टि दोष को दूर कर निर्मूल बना देता है, उसी प्रकार व्यंजना शब्द शक्ति मुख्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ को पीछे छोड़ती हुई उसके मूल में छिपे अकथित अर्थ को स्पष्ट करना है। जब अभिधा शब्द शक्ति अर्थ बतलाने में असमर्थ होती है तो लक्षण के द्वारा अर्थ बताने की चेष्टा की जाती है। देखिए, व्यंजना शब्द शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द शक्ति है, जिसका प्रयोग हम कई बार अपनी बोलचाल में करते भी हैं, किंतु कुछ अर्थ ऐसे भी होते हैं जिनकी प्रतीति अभिधा अथवा लक्षण द्वारा नहीं होती,
अर्थात अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति अपने अपने अर्थों का बोध कराने में शांत हो जाती है, तब जिस शब्द शक्ति से अर्थबोध होता है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थबोध कराने वाले ऐसे शब्दों को व्यंजक और अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा मुर्गे ने बांग दी, गंगा में गांव है। दो उदाहरण हमने प्रस्तुत किए। व्यंजना शब्द शक्ति के अभिधा और लक्षणा का संबंध केवल शब्द शक्ति से है, अर्थात मान लिया जाए शब्द से होता है। अभिधा और लक्षण का संबंध आपने केवल शब्द से होता है ऐसा पढ़ा, परंतु व्यंजना का संबंध शब्दों के साथ अर्थ से भी है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। इसी आधार पर व्यंजना के दो भेद हैं, शाब्दिक व्यंजना और आर्थी व्यंजना। अब यह भी मान सकते हैं कि सामान्यतः व्यंजना शब्द शक्ति का मतलब कुछ व्यंग्यार्थ रूप से प्रकट होने वाला अर्थ भी व्यंजना शब्द शक्ति की श्रेणी में आता है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि काव्य जगत में शब्द शक्ति का अत्यधिक महत्व है। अर्थ चमत्कार इन्हीं शब्द शक्तियों पर आधारित होता है। जब शब्द अपने कथनानुसार विभिन्न तरीके से प्रयोग में लाया जाता है तो वह अपने अनेक अर्थों को प्रकट करता है, वह शब्द शक्ति की श्रेणी में आता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यदि हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।